बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम चोल वंश उत्तरवर्ती चोल राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चोल वंश के अलावा जैसे चोल वंश के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप देखिए दक्षिण भारत में राज करने वाले समस्त राज्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चोल, चेर, पांड्य, इनकी स्थिति नक्शे के अनुसार कैसी है इसका भी हम अध्ययन करेंगे और चित्रों को भी ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते जाएंगे हम। ठीक है। चोल कला, समाज, इनका अध्ययन करेंगे। पल्लव साम्राज्य, चालुक्य वंश, बाह्य आक्रमण, आत्मसातीकरण, शक, हूण और कुषाण इनका, और उसके बाद कुषाण वंश के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्तरवर्ती चोल साम्राज्य के बारे में। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इन्हीं में से कहीं हर जगह एक एक नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है। अगर आपने पाठ को अच्छे से सुन लिया है तो आपके घर बैठे ही एक एक नंबर के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम चोल साम्राज्य के बारे में, चोल वंश के बारे में। उत्तरवर्ती चोल राज्य जो है ये प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। ठीक है। दक्षिणापथ का मतलब है दक्षिण की ओर। ठीक है। आप जैसे समझ सकते हैं कि इसको देखिए आप, ये आपका उत्तरापथ और ये आपका दक्षिणापथ, तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है। दक्षिणापथ में आपके यहाँ पर चालुक्य, चोल, पांड्य, चेर ये सभी दक्षिण में प्रशासन करने वाले राज्य हैं। तो आप ध्यान दीजिए, प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से हम पढ़ेंगे। आप चित्र को भी देख सकते हैं। चलिए, चित्र भी दिया हुआ है आपका, चित्र पे देखिए आप। ये देखिए, यहाँ पर आपके राष्ट्रकूटों का शासन है महाराष्ट्र में, और ये चेर, ये चोल और ये पांड्य। चेर, चोर और पांड्य। ठीक है। और राष्ट्रकूट। उसके अलावा अब आप देखिए कि आपके गुर्जर प्रतिहारों की स्थिति आप देखिए राजस्थान में है। उसके अलावा परमार आपके ये और चंदेल, ये सभी उत्तर भारत के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक का तो ये आपके दक्षिणापथ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं 3 राज्यों के बारे में। ठीक है। चलिए देखिए, चोल वंश उत्तरवर्ती चोल राज्य ये दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक है। अन्य 2 राज्य यानी चोल तो एक हो गया और 2 जो है वो पांड्य और चेर, ठीक है, अथवा केरल राज्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। पांड्य और चेर ये आपके 2 और हो गए। ठीक है। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। ठीक है। अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें चोल राज्य के बारे में स्वतंत्र रूप से वर्णन किया गया। चोल राज्य के निवासी जो थे वो तमिल भाषी थे। कैसे थे? तमिल भाषी। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया। ठीक है। अब आप देखिए, आपने नाम भी सुन रखा होगा, तिरुवल्लुवर रचित कुरुल। तो तिरुवल्लुवर जो है वो केरल का ही एरिया है, केरल का ही क्षेत्र है, और तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, आपको पता होना चाहिए। तो तिरुवल्लुवर रचित कुरुल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये साहित्य लेखन है जो कि तमिल भाषा का है, कुरुल। और कुरुल जो है वो साहित्य लेखन उच्च कोटि का है, तमिल भाषी है। चोल साम्राज्य के लोगों ने इसको पढ़ रखा है। उसके बाद देखिए करिकाल ये भी केरल का ही एरिया है। करिकार या करिकाल एक ही बात है। लगभग 100 वर्ष ईसा पूर्व चोल वंश का एक राजा हुआ जिसे पुहार या पुगार नगर की नींव डाली थी। ठीक है। करिकाल लगभग 100 ईस्वी यानी चोल वंश का एक राजा हुआ जिसने पुहार या पुगार नगर, ध्यान रखना आप, केरल में यही है, पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। चोल वंश का एक राजा हुआ जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। राजा का नाम क्या बोला हमने? करिकाल। 100 ईस्वी में चोल वंश का ये राजा है करिकाल। और इसने जो है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीहल। आप ध्यान रखना, श्रीलंका का पुराना नाम है सीहल।
तो सिंहल से युद्ध किया था इस करिकाल ने, और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे एक बांध का निर्माण इसने कराया। समझ में आ रहा है? श्रीलंका से इस करिकाल केरल का है, और इसने श्रीलंका से सिंहल द्वीप बोलते हैं श्रीलंका को, उससे युद्ध किया, और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे जो युद्ध बंदी बनाया ना इस युद्ध के दौरान, उन सभी से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण इसने करवाया। 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया इसने, ठीक है। और वह चोलों की राजधानी को उरगपुर या उरियाउर से कावेरी पत्तनम ले गया। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये कौन ले गया, करिकाल की बात कर रही हूँ बच्चों, ध्यान रखना। इसने युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबा बांध बनवाया, और चोलों की राजधानी है उरगपुर या उरियूर। चोलों की राजधानी क्या थी? उरगपुर या उरियूर। तो चोलों की राजधानी को उरगपुर से ये कहाँ ले गया? कावेरी पत्तनम ले गया। बंदर का है कावेरी पत्तनम, वहाँ ले गया। फिर एक चोल राजा है, चोल राजा का नाम है विजयालय। चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य लगभग 880 से 907 ईस्वी ने पल्लवों के राजा अपराजित को हराया, ठीक है। चोलों का राजा है विजयालय, और चोलों के राजा विजयालय के पुत्र उत्तराधिकारी, चोलों का राजा है विजयालय और उनका पुत्र और उत्तराधिकारी है आदित्य। उस आदित्य ने, समझ में आ रहा है? वापस सुन लो। चोलों का राजा है विजयालय, विजयालय का बेटा और उसका उत्तराधिकारी कौन है? आदित्य। आदित्य ने पल्लवों के राजा किसको हराया? अपराजित को हराया। समझ में आया? ठीक है। चोलों के राजा विजयालय के बेटे, विजयालय के उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लवों के राजा अपराजित को युद्ध में हराया। यानी विजयालय का बेटा आदित्य एक पावरफुल राजा था। फिर उसके बाद आदित्य ने पल्लव राजा अपराजित को हराया, और आदित्य का फिर पुत्र हुआ, उसका नाम है परांतक प्रथम। आदित्य के बेटे परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया। यानी आदित्य ने तो पल्लवों के राजा अपराजित को हराया था, लेकिन आदित्य का जो बेटा है परांतक प्रथम, उसने पल्लवों की पूरी शक्ति को ही नष्ट कर दिया। और इस परांतक प्रथम ने पांडवों की राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया। तो देखो आप चित्र में देखो आप, ये रहा पांड्य, और पांड्यों की राजधानी है मदुरै। तो इस मदुरै पर अधिकार किसका हो गया? परांतक प्रथम का, ठीक है। परांतक प्रथम का अधिकार हो गया, इसने मदुरै की राजधानी को पांड्यों से छीन लिया। समझ में आया? उसके बाद देखिए आप, पल्लव कहाँ पर है? यहाँ में चित्र में पल्लव देखिए आप, पल्लव कहाँ लिखा है? पांडे, चोल, चेर, राष्ट्रकूट। पल्लव यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पल्लव कहाँ है। तो पल्लव आपका यहाँ पर है, क्योंकि पल्लव की राजधानी है कांची। तो आप ध्यान रखना, इस कांची को भी लोग छीन लेंगे अभी, है ना। तो पल्लवों का जो राजा है उसको अपराजित को तो आपको पता है आदित्य ने हराया, और आदित्य के बेटे परांतक प्रथम ने पल्लवों की पूरी शक्ति को ख़त्म कर दिया, और उसने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। फिर देखिए अगला आता है आपका चोल राज प्रथम। और चोल राज प्रथम जो है वो 985 से 1013 ईस्वी तक राजा रहेगा, चोल राज प्रथम। और ये जो राजराज है चोल राज प्रथम, ये एक बहुत ही महान और बहुत ही महत्वपूर्ण राजा रहा है, क्योंकि इसने जो है पूरे दक्षिण भारत का और पूरे भारत के ऊपर इसने अधिकार किया है, ठीक है। पूरे भारत पर उसने अधिकार किया। उसके अलावा इसने एक बहुत सुंदर मंदिर भी बनाया। इसमें से मैटर में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए संपूर्ण मद्रास की बात करते हैं हम। संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहल द्वीप। तो आप देखिए मद्रास तो आपको पता ही है चेन्नई का नाम है ना, और मैसूर कर्नाटक का नाम है, कुर्ग जो है वहीं कर्नाटक का एरिया है, और सिंहल द्वीप आपका श्रीलंका है। तो चोल राज प्रथम जो था ना, उसने मद्रास को, ठीक है, मद्रास को, मैसूर को और कुर्ग को और सिंहल द्वीप को, इन एरियो पर जो है इस चोल राज प्रथम ने अधिकार कर लिया, ठीक है। और ये अधिकार करके पूरे दक्षिण भारत का, इस पूरे इलाके का ये एकमात्र जो है राजा बन गया। कौन? चोल राज। ये पूरे इलाके पर, इस पूरे इलाके पर इसका अधिकार हो गया, और इसने दक्षिण भारत पर इसने
दक्षिण भारत का एक छत्र सम्राट बन गया था। उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। ठीक है, तंजौर राजधानी है। आप ये देखिए यहाँ पर है पांडे और ये यहाँ पर आपका तंजौर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आपका तंजौर है। इस तंजौर में आपके लिए इसने मंदिर बनवाया जिसका नाम क्या है, भगवान शिव का मंदिर है तंजौर में। और ये आपका मदुरै तमिलनाडु, ये आपका यहाँ पर है मदुरै। और यहाँ पर भगवान शिव का एक बहुत सुंदर मंदिर बना है जिसे इसने खुद का ही नाम दिया, क्योंकि ये राजराज प्रथम था तो राजराज प्रथम ने ही राजराजेश्वर का मंदिर बनवाया और उस राजराजेश्वर को ही इसने नया नाम दिया बृहदेश्वर मंदिर। क्या नाम दिया? बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, भगवान शिव का राजराजेश्वर का मंदिर और बृहदेश्वर का मंदिर इसने बनाया। उसके पुत्र राजराज प्रथम के पुत्र राजराज ने, तो ध्यान रखना राजराज, तो राजराजेश्वर का मंदिर किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने बनवाया। और उस राजराजेश्वर ने ही उस मंदिर को, शिव मंदिर है, उसको नया नाम दिया बृहदेश्वर। बोर्ड की दृष्टि से ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, तो आपको ध्यान रखना है राजराज प्रथम ने बनवाया। इस मंदिर का पुराना नाम क्या है? तो राजराज प्रथम। राजराजेश्वर मंदिर भी इसी को ही कहा गया है। ठीक है, राजराजेश्वर और बृहदेश्वर मंदिर इसी को ही बोला। ये भगवान शिव का मंदिर है, तंजौर में बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका बेटा राजराज प्रथम का बेटा है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी राजा, राजराज प्रथम का बेटा है ये, राजराज प्रथम का बेटा है ये। ठीक है, राजेंद्र प्रथम, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसने भी अपने समय में अपने साम्राज्य को 1016 से 1044 तक इसका साम्राज्य चला है और इसके पास शक्तिशाली नौसेना थी। ठीक है, जिसने पेंगू मर्तबान अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता। पेंगू को, मर्तबान को, यहाँ नीचे देख सकते हो आप, ये पूरा इलाका जो अंडमान निकोबार का है, इस इलाके को, पेंगू को, इन द्वीपों को इसने राजेंद्र प्रथम ने जीत लिया। ठीक है, और उसने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से युद्ध किया। बिहार बंगाल के जो राजा हैं महिपाल, उनसे भी युद्ध किया। उसकी सेनाएं कलिंग पार करके उड़ीसा, दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा नदी तक पहुंच गई। यानी ये राजा जो है ना, ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर पहुंच गया, आगे तक राज कर रहा है ये। ठीक है, ध्यान रहेगा, कलिंग पार, बंगाल बिहार के राजा है महिपाल, उससे युद्ध किया। उसके बाद कलिंग उड़ीसा तक युद्ध किया। उसके बाद दक्षिण कौशल, मगध और बंगाल होती हुई गंगा नदी तक इसने अपनी सेनाएं पहुंचाई राजेंद्र प्रथम ने। अब आपको एग्ज़ाम का क्वेश्चन सुनिए। आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन है कि इस विजय के उपलक्ष्य में, कौन सी विजय? बंगाल बिहार जीत लिया, कलिंग जीत लिया, दक्षिण कौशल जीत लिया, अयोध्या उत्तर प्रदेश, बंगाल और मगध बिहार को कहते हैं। ठीक है, तो मगध जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र, आपने पढ़ रखी है चैप्टर नंबर 1 में। तो बिहार का पूरा इलाका, बंगाल का पूरा इलाका इसने जीत लिया और अपनी सेनाएं ये ऊपर उत्तरी भारत में गंगा नदी तक अपनी सेनाएं ये ले गया। इसी विजय के उपलक्ष्य में इस राजा को, राजेंद्र प्रथम को, राजराज के बेटे राजेंद्र प्रथम को एक उपाधि मिली है, वो है गंगेकोंड। क्या है उपाधि का नाम? गंगेकोंड। क्यों मिली है? क्योंकि इससे गंगा नदी तक अपनी सेनाएं जीत ली है, सेनाएं लेकर गया ये और विजय प्राप्त की। तो इसीलिए क्वेश्चन है गंगकोंड की उपाधि किसको मिली है? तो गंगकोंड की उपाधि जो है वो राजेंद्र प्रथम को मिली है। फिर आप देखो, राजराज का बेटा है राजेंद्र प्रथम। अब राजेंद्र प्रथम का भी बेटा आ रहा है और उसका नाम है राजाधिराज चालुक्य, राजा सोमेश्वर। तो राजराज प्रथम के बेटे का नाम सोमेश्वर। ठीक है, अब आप देखिए, इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगकोंड की उपाधि धारण की। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी, तो अब राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है? राजाधिराज, राजा सोमेश्वर। गलत बोला, उत्तराधिकारी का नाम ही राजाधिराज है। वैसे तो उपाधियाँ होती है लेकिन राजा ही है सारे, तो राजराज चल रहा है। तो राजाधिराज उसका उत्तराधिकारी है। और इस राजाधिराज ने जो है 1044 से 54 यानी 10 वर्ष का आप देख सकते हैं आंकड़ा। तो राजाधिराज ने जो है उत्तराधिकारी ने शासन संभाला और इस
चोल राजा राजाधिराज ने चालुक्यों के राजा सोमेश्वर के साथ युद्ध किया। ठीक है, चोल और चालुक्यों का युद्ध हुआ यहाँ पे। तो चोल का राजा तो कौन है? राजाधिराज। ठीक है, राजेंद्र प्रथम का बेटा, और चालुक्यों का राजा है सोमेश्वर। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध का नाम है कोपम का युद्ध। कौन सा युद्ध? कोपम का युद्ध। तो इन दोनों के साथ कोपम का युद्ध हुआ और उस कोपम के युद्ध में ये मारा गया। परंतु वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को कुंडल संगमम के युद्ध में हराकर पिछली हार का बदला ले लिया। वापस समझिए आप, क्या हुआ कि राजेंद्र जो था प्रथम, उसने तो पूरे गंगा नदी तक अपनी सेनाएं फैला ली और अपना राज्य फैलाया और गंगकोट की उपाधि हासिल की। फिर राजेंद्र प्रथम का बेटा है राजाधिराज, ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था और इसीलिए चालुक्यों के राजा सोमेश्वर के साथ चोलों के राजा राजाधिराज और चालुक्य राजा सोमेश्वर के बीच में कोपम का युद्ध हुआ था। उस कोपम के युद्ध में ये राजाधिराज जो था ये मारा गया बच्चों। लेकिन फिर राजाधिराज का भी बेटा है, वो है वीर राजेंद्र। तो वीर राजेंद्र ने जो है अपने पिताजी का बदला लिया, अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लिया और चालुक्यों को कुंडल संगमम का युद्ध किया इसने, कुंडल संगमम का युद्ध। इस कुंडल संगमम के युद्ध में इस वीर राजेंद्र, राजाधिराज के बेटे वीर राजेंद्र ने चालुक्यों के साथ कुंडल संगमम का युद्ध में उसको हराया और अपनी यानी चालुक्यों से चोलों ने अपनी हार का बदला लिया, अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लिया। चोलों में शीघ्र ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। इसके फलस्वरूप सिंहासन राजेंद्र कुलुतोंग प्रथम, सिंहासन कौन संभाल रहा है? युद्ध छिड़ गया तो चोलों में शीघ्र ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो गया और राजेंद्र कुलुतोंग जो 1070 से 1122 ईस्वी को इसको शासन मिला। राजेंद्र कुलुतोंग की माँ चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राज्य का स्वामी था। इस प्रकार कुलुतुंग ने चोल और आप देख रहे हैं कि ये जो कुलुतुंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। कैसे कि इसकी माँ जो है वो तो चोलों की राजकुमारी है और पिता जो है वो चालुक्य का स्वामी है। तो आप समझ रहे हैं चोल और चालुक्यों के बीच में संबंध बन गए हैं। ठीक है, तो कुलुतोंग जो है वो कुलुतोंग को चालुक्यों यानी पिता पक्ष से भी सपोर्ट मिलेगा और मातृ पक्ष से भी इसको सपोर्ट मिलेगा। इस प्रकार चालुक्य और चोलों का एक नया जो वंश है उसकी स्थापना हुई और कुलुतुंग ने जो है 40 वर्षों तक शासन किया। समझ में आया आपको? इस प्रकार एक बहुत ही जो है अच्छा शासन चला है।